हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर के इतिहास के बारे में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। इस वीडियो में आपको बेसिक जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि सिकंदर के इतिहास से प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक बेसिक जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। सिकंदर का इतिहास, तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सिकंदर का शासनकाल 336 से 323 ईसा पूर्व के मध्य में था। सिकंदर का जन्म 20 या 21 जुलाई 356 ईसा पूर्व में यूनान के मकदूनिया में हुआ था। सिकंदर का वास्तविक नाम सिकंदर तृतीय था, जिसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले सिकंदर के शासनकाल के बारे में जान लेते हैं। तो सिकंदर का जो शासनकाल था वो 336 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के मध्य में था, और सिकंदर का जन्म 20 या 21 जुलाई 356 ईसा पूर्व में यूनान के मकदूनिया में हुआ था। देखिए यहाँ पर मकदूनिया का आधुनिक नाम मैसिडोनिया है और यूनान का आधुनिक नाम ग्रीक है, तो इसको भी याद रखें। और सिकंदर का वास्तविक नाम सिकंदर तृतीय था, क्योंकि सिकंदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो यहाँ पर तृतीय इनका नाम था। तो ये याद रखें, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए सिकंदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, इनमें से कौन था अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो यहाँ पे सिकंदर तृतीय सही है। तो इसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने क्या कहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो इसे आप याद रखें। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये है हमारा इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, ये है टर्की। तो यहां पर ये जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर सिकंदर का जन्म हुआ था। तो ये मैसिडोनिया में हुआ था सिकंदर का जन्म, और मैसिडोनिया ग्रीक के अंदर आता है, ग्रीक। तो मैसिडोनिया में कहां हुआ था, तो मैसिडोनिया में भी एक स्थान है, पेल्ला नामक स्थान है, तो वहां पे सिकंदर का जन्म हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। यहां पे सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मकदूनिया के राजा थे, तथा उनका शासनकाल 359 से 336 ईसा पूर्व के मध्य में था। सिकंदर की माता का नाम ओलंपियस तथा पत्नी का नाम रुक्साना था। कभी कभी रुक्सना भी लिखा मिल जाता है। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, जो प्रख्यात यूनान के दार्शनिक थे। सिकंदर 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने, और प्रारंभिक 2 वर्षों के अंदर उन्होंने एक मजबूत सेना का निर्माण किया। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिकंदर के पिता। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, और ये मकदूनिया के राजा थे। इनका शासनकाल 359 से 336 ईसा पूर्व के मध्य में था, और सिकंदर की माता का नाम ओलंपियस था, और पत्नी का नाम रुक्साना था। कभी कभी इतिहासकारों ने रुक्सना भी लिखा हुआ है। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, जो दार्शनिक थे, और सिकंदर 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने थे। तो ये जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको याद रखना है आपको। सिकंदर ने सबसे पहले एशिया माइनर पर आक्रमण किया, उसे जीतकर अपने अधीन किया। एशिया माइनर तुर्की के मध्य भाग को कहा जाता है। सिकंदर ने दूसरा आक्रमण मिस्र पर किया, और उसे भी अपने अधीन कर लिया था। मिस्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में है। सिकंदर का तीसरा आक्रमण इराक के विरुद्ध था, जिसमें सिकंदर ने बेबीलोन पर अधिकार कर लिया था। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको याद रखना है, लेकिन मैं आपको मैप से समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो आप मैप देख रहे हो, तो यहां पे आपको याद रखना है कहां जन्म हुआ था, ग्रीक में जन्म हुआ था। और सबसे पहले सिकंदर ने कहां पे आक्रमण किया था, तो ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है, तो यहां इसी के जो क्षेत्र को कहा जाता था एशिया माइनर, लेकिन अब नहीं कहा जाता है, पहले कहा जाता था।
तो ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? अब ये आता है टर्की के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले सिकंदर ने यहीं पे आक्रमण किया था। इसे जीतने के बाद सिकंदर कहाँ गया था? इस एरिया में, तो इसको भी जीत लिया था। तो यहां पे याद रखें, इसको जीतने के बाद सिकंदर का जो अगला निशाना था वो था इराक। तो ये इराक का ये वाला एरिया जीत लिया था सिकंदर ने, यानी कि बेबीलोन पे अधिकार कर लिया था सिकंदर ने। इराक पर अधिकार करने के बाद सिकंदर का अगला मिशन क्या है, चलिए वो पढ़ते हैं। सिकंदर ने चौथा आक्रमण ईरान के शासक डेरियस के विरुद्ध किया था। डेरियस युद्ध के मैदान से भाग गया और सिकंदर ने ईरान की राजधानी पार्सिपोलिस पर आसानी से अधिकार कर लिया था। सिकंदर का अगला निशाना जम्मू द्वीप था, परंतु उससे पहले सिकंदर को अनेक पहाड़ी जनजातियों से युद्ध करना पड़ा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर तक्षशिला में पहुंच गया। उस समय तक्षशिला के राजा आम्बी थे, परंतु आम्बी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो चलिए यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौथे आक्रमण की। चौथा जो आक्रमण था सिकंदर का, तो वो ईरान के शासक डेरियस के विरुद्ध था। डेरियस युद्ध के मैदान से ही भाग गया था और सिकंदर ने आसानी से ईरान की राजधानी पार्सिपोलिस पे अधिकार कर लिया था। फिर सिकंदर का जो अगला निशाना था वो था जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप यानी कि आज का भारत। उस समय भारत नाम नहीं था, उस समय जम्मू द्वीप ही हमारे देश का नाम था, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन उससे पहले सिकंदर को अनेक जो जनजातियां थी जो पहाड़ों पर रहती थी उनसे युद्ध करना पड़ा था। उनसे युद्ध जीतने के बाद 326 ईसा पूर्व में सिकंदर तक्षशिला में पहुंच गया और उस समय तक्षशिला के जो राजा थे वो थे आम्बी। तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में है। तो आम्बी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि जो सिकंदर को हरा सके, इसीलिए आम्बी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको याद रखना है आपको। तो चलिए आपको कुछ मैप से मैं समझा देता हूं। तो इराक पे अधिकार करने के बाद सिकंदर का अगला निशाना क्या था? ईरान था। तो ईरान के उस समय के जो शासक थे डेरियस, और ईरान की उस समय राजधानी थी पार्सिपोलिस, तो वहां पर अधिकार कर लिया था सिकंदर ने। वहां पे अधिकार करने के बाद सिकंदर का जो अगला निशाना था वो था जम्मू द्वीप यानी कि आज का भारत। तो यहां पर अधिकार करने के लिए, इस वाले एरिया में अधिकार करने के लिए सिकंदर को बहुत सारी जनजातियों से युद्ध करना पड़ा, लेकिन सभी जनजातियों को सिकंदर ने हरा दिया था और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर तक्षशिला में पहुंच गया और तक्षशिला के जो राजा थे आम्बी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर का अंतिम मुकाबला पंजाब के राजा पोरस से हुआ, जो तक्षशिला के राजा आम्बी के परम शत्रु थे। इसीलिए आम्बी ने पोरस को हराने के लिए सिकंदर का साथ दिया था। पोरस ने सिकंदर के साथ युद्ध करने का निश्चय किया और विशाल सेना लेकर सिकंदर के सामने पहुंच गया। सिकंदर ने पोरस की विशाल सेना को देखकर कहा, आखिर वह भय मेरे सामने खड़ा है और मुझे ललकार रहा है। आज मेरा मुकाबला जंगली जानवरों जैसे असाधारण व्यक्तियों से हुआ है। तो यहां पर सिकंदर ने जंगली जानवरों जैसे असाधारण व्यक्तियों, ये किससे कहा था? क्योंकि पोरस की सेना में कुछ जो आदिवासी जो थे, जो पहाड़ियों पर रहते थे जनजातियां, तो उनके कुछ सैनिक थे, तो वो उस तरह के लगते होंगे, तो इसीलिए उन्हीं सैनिकों को देखकर सिकंदर ने कहा था कि मेरा मुकाबला जंगली जानवरों जैसे असाधारण व्यक्तियों से हुआ है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो ये है मैप और ये आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ये। तो यहीं पर सिकंदर और पोरस के मध्य में युद्ध हुआ था, झेलम नदी के किनारे, जिसे हाइडे स्पीच युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। शुरुआत में पोरस ने सिकंदर को तगड़ी मात दी, परंतु अंत में बारिश होने लगी, जिसके कारण पोरस के हथियारों ने काम करना बंद कर दिया और सिकंदर की जीत का रास्ता साफ हो गया। कुछ समय में ही सिकंदर ने पोरस की सेना को हरा दिया। युद्ध हारने के बाद पोरस को सिकंदर के सामने उपस्थित किया गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने उत्तर दिया,
जैसा राजाओं के साथ किया जाता है। तो ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, तो इतना एरिया सिकंदर ने जीत लिया था। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मगध के जो राजा थे उनका नाम था घनानंद, और ये नंद वंश के राजा थे। देखिए, नंद वंश के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वीडियो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की। तो जैसे ही सिकंदर ने युद्ध को जीता, इसके बाद पोरस को सिकंदर के सामने उपस्थित किया गया। तो सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने उत्तर दिया, जैसा राजाओं के साथ किया जाता है। पोरस की यह बात सुनकर सिकंदर ने पोरस का सारा राज वापस कर दिया था। सिकंदर 19 महीनों तक जम्मू द्वीप यानी कि भारत में रहा। उस दौरान सिकंदर ने सिंध यानी कि आधुनिक पाकिस्तान में है सिंध के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद सिकंदर ने आगे बढ़ने का निश्चय किया, परंतु वहां के स्थानीय राजाओं ने सिकंदर की सेना को पहले ही बता दिया था कि अभी तो शुरुआत है, मगध बहुत दूर है, उससे पहले कई राजाओं से तुम्हारा युद्ध होगा तथा मगध के पास हमसे भी बड़ी विशाल सेना है जिसे तुम हरा नहीं सकते। तो आपको याद क्या रखना है, चलिए वो जान लेते हैं। देखिए, आपको याद रखना है कि सिकंदर 19 महीनों तक जम्मू द्वीप में रहा यानी कि भारत में रहा था। ये आपको याद रखना है, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको याद रखना है। वैसे आधुनिक देखा जाए तो आधुनिक पाकिस्तान होगा, क्योंकि अब तो भारत अलग हो चुका है, पाकिस्तान अलग हो चुका है, तो इसलिए अगर आधुनिक देखा जाए तो पाकिस्तान में रहा था 19 महीनों तक। सिकंदर ने अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, परंतु सिकंदर की सेना ने मगध की सीमा में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था और अंत में सिकंदर को मजबूर होकर वापस मकदूनिया लौटना पड़ा। परंतु 10 या 11 जून 323 ईसा पूर्व को बेबीलोन में सिकंदर की बुखार के कारण मृत्यु हो गई थी। चलिए यहां पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही उसने हाइडेस्पीच का युद्ध जीतने के बाद उसकी इच्छा हुई कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन वहां के जो स्थानीय राजा थे, जैसे कि सिंध के यानी कि आधुनिक पाकिस्तान में सिंध, तो वहां के स्थानीय राजा थे, तो उन्होंने बता दिया था कि देखिए भैया, यहाँ तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बढ़ोगे हमसे भी बड़ी विशाल सेना मगध के पास है। और मगध के उस समय के जो शासक थे उनका नाम था घनानंद, और वो बहुत ही खूंखार व्यक्ति हैं। आपका जीतना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि पोरस को हराने के लिए हमें इतना युद्ध करना पड़ा। तो मगध तो पोरस से बहुत बड़ा है और उनकी बहुत विशाल सेना है, और हम लोग बहुत थक चुके हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके बाद सिकंदर की सेना ने मगध की सीमा में प्रवेश नहीं किया था। इसके बाद सिकंदर मजबूर होकर वापस उसने मकदूनिया लौटने का फैसला कर लिया था, लेकिन मकदूनिया पहुंच नहीं पाया था। इसके बाद क्या हुआ कि 10 या 11 जून 323 ईसा पूर्व को बेबीलोन में सिकंदर की बुखार के कारण मृत्यु हो गई थी। तो ये है मैप, और यहां पर लिखा है इराक, और जी रेड रेड दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर बेबीलोन था, तो यहीं पर सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। तो वीडियो अगर एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो।